स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां त्रिवेंद्र सरकार लगातार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठा रही है, वहीं छात्रों और कामगारों की घर वापसी कराने में भी सरकार लगी हुई है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है इस वक्त प्रदेश सरकार। तो कामगारों को निकालने पर काम जारी है। 2 दिन पहले ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो जल्द से जल्द ब्लूप्रिंट तैयार करें कि किस तरह से और किन राज्यों में कितने उत्तराखंड के लोग इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह से उन्हें निकाला जा सकता है। तो ये आदेश देने के बाद अधिकारी इस रोड मैप को तैयार करने में जुटे हैं। तो इस वक्त जो प्राथमिकता है उत्तराखंड सरकार के सामने वो ये कि एक तरफ तो जो लोग इस वक्त प्रदेश में मौजूद हैं उन्हें कोरोना वायरस से बचाना है, कोरोना के संक्रमण न बढ़े इस दिशा में तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्राथमिकता है कि जो लोग मौजूद हैं उन्हें खाने रहने की दिक्कत ना हो, उनके लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। और अभी कल ही बड़ी संख्या में जो नेपाल के मजदूर यहाँ उत्तराखंड में बसे हुए थे उन्हें उनके देश लौटाया गया है। प्रशासन और शासन की मदद से वो लौटे हैं, अपने घर को वापस लौटे हैं और उनके इंतजाम पर भी निगरानी लगातार उत्तराखंड सरकार रख रही थी। और अब जो प्राथमिकता है वो ये कि दूसरे प्रदेशों में जो छात्र इस वक्त फंसे हुए हैं, जो श्रमिक फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से लाया जाए। छात्रों के एक बड़ी खेप को फिलहाल लाया गया है और अब श्रमिकों और कामगारों को लाना है और इसकी तैयारी चल रही है। सुनील नौप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, इससे पहले कि कोरोना के बारे में बात करें कि उत्तराखंड में इस वक्त क्या स्थिति है और जो टेस्टिंग लैब्स हैं वो कितने बढ़ गए हैं, ये बताइए कि कामगारों को लाने के लिए जो निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे, क्या वो रिपोर्ट तैयार है या अभी और वक्त की जरूरत है अधिकारियों को? देखिए, मैंने कहा जैसे ही सेंटर ने गाइडलाइन जारी की उसके बाद राज्य में ये स्तर पर इसकी तैयारी हो गई थी। कल भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई और आज भी एक बैठक होनी है। इस बीच स्टेट गवर्नमेंट ने नोडल अधिकारी भी तय कर दिए हैं जो अन्य राज्यों के बीच कोऑर्डिनेट करेंगे और इसके साथ ही जो राज्य से जो यहाँ से वाहन जाएंगे उनको लेने संबंधित राज्यों में उनके लिए भी यहाँ पर नोडल तय कर दिए गए हैं। आज भी एक बैठक होगी, लेकिन इस बीच जो राज्य सरकार ने हेल्पलाइन जारी की है, जो वेबसाइट जारी की है कि जो प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों में बैठे हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। अब बड़ी संख्या में मैंने कहा यहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कल जैसी वेबसाइट लॉन्च हुई उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई। शाम तक करीब 10,000 लोग रजिस्टर्ड उस पर हो चुके थे, यानी कि वो 10,000 लोग विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं जो उत्तराखंड आना चाहते थे। लेकिन सबके बीच एक बड़ी समस्या ये होगी, मैंने कहा कि जिस तादाद में लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं या दूसरे राज्यों में मौजूद हैं उत्तराखंड के, उनको लाना भी अपने आप में एक टेक्निकली बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि वाकई उतनी संख्या में बसों की जरूरत होगी। एक बस में 27 से ज्यादा लोगों को बैठा नहीं सकते, उस बस में जिसकी कैपेसिटी 50 से ज्यादा की है। और दूसरा, जब ये लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो उनके लिए भी शेल्टर होम्स होने चाहिए, क्वारंटीन सेंटर होने चाहिए। तो ये तमाम इंतजाम के बाद ही इन लोगों को लाया जा सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा राज्य सरकार ने तय किया है कि जिस राज्य से जो प्रवासी उठाए जाएंगे पहले उनका वहां पर परीक्षण किया जाएगा, उनका हेल्थ चेकअप वहां पर होगा। उसके बाद यदि लोग उत्तराखंड आएंगे तो उत्तराखंड में इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहा, उनमें कोई ऐसे लक्षण नजर नहीं आए तो उनको होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। होम क्वारंटीन के निर्देश दे दिए जाएंगे और यदि किसी में सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं उत्तराखंड आने पे तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया जाएगा या उनको उसके बाद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन यदि दूसरे राज्य जहां से प्रवासियों को आना है, यदि वहां पर उनके अंदर कोई सिम्टम मिलते हैं तो उनको वहीं रोक दिया जाएगा, उनको उसी राज्य में उनका उपचार किया जाएगा। बिल्कुल सुनील, ये योजना तो वाकई अपने आप में काफी पुख्ता लगती है, लेकिन टेंशन की बात यह है, चिंता की बात यह है कि जो कोरोना वायरस है, जरूरी नहीं कि इसका संक्रमण अगर किसी को है तो वो लक्षण उस वक्त दिखी जाए जब उसका पहली बार मेडिकल चेकअप हो रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद आए। तो उन हालातों के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल, मैंने कहा ये अपने आप में बहुत ही रिस्क है, क्योंकि आपने देखा कि कल उधम सिंह नगर में जो 2 केस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए, ये दोनों श्रमिक थे। एक महाराष्ट्र से उत्तराखंड के लिए निकला था, एक दिल्ली से उत्तराखंड के लिए निकला था। रास्ते में ट्रक में बैठे और उसके बाद रुद्रपुर पहुंचे। यहाँ पर जब वो हत्थे चढ़े उसके बाद उनका यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया गया, कोरोना सैंपल लिया गया और वो सैंपल पॉजिटिव निकला। तो आप देखिए कि दोनों दूसरे राज्य से आ रहे थे उत्तराखंड में ये आइडेंटिफाई हुए कि दोनों के दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। इस बीच जिस सड़क से आए थे वो भी रामनगर पहुंच चुका था। तो ये खतरा
तमाम प्रवासियों के साथ भी बना रहेगा जो उत्तराखंड आएंगे। और उसके बाद जो हालात हैं वो और भी चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि आपको बहुत बारीकी से तमाम लोगों पर नजर रखनी होगी, उनका हेल्थ चेकअप करना होगा, उनको क्वारंटीन करना होगा। और बिल्कुल सुनिए, एक बार नहीं बल्कि बार बार करना होगा और उन पर नजर लगातार बनाए रखने की जरूरत होगी। साथ ही उन्हें जागरूक करने के लिए भी, समझाने की भी जरूरत होगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि देश में अगर इतना कोरोना फैला है तो इसमें बड़ी संख्या में उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्हें पता था कि उन्हें क्या नहीं करना है, बावजूद उसके वो करते रहे, बावजूद उसके लोगों से मिलते रहे, जिन्हें होम क्वारंटीन के लिए कहा गया था। और मैं उन लोगों की बात करें जो विदेशों से आए थे, जो पढ़े लिखे, जिन्हें समझदार माना जाता है, जब उन्होंने ये गलती की, लापरवाही की, तो फिर जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं, तो ये उम्मीद बहुत बड़ी है। बिल्कुल मैंने कहा बहुत ही टफ काम है। पलायन आयोग के आंकड़े कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान अभी तक, जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ और उसके बाद से लेकर आज की डेट तक, उत्तराखंड में 60,000 जो प्रवासी थे वो वापस आ चुके हैं। और इनसे कई गुना प्रवासी अभी भी हजारों लोग की संख्या में दूसरे प्रदेशों में हैं, जो अब स्टेप उठाए जा रहे हैं उसके तहत उत्तराखंड आएंगे। इतने सारे लोगों को क्वारंटीन रखना और ये सुनिश्चित कर लेना कि वो लोग क्वारंटीन का जो नियम है, जो सारे नियमों का पालन करेंगे। वाकई ये चुनौती भरा काम है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड सरकार भी इस चुनौती को अपनाती दिख रही है। सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में क्या हाल है कोरोना का वो भी बता देते हैं। गुरुवार को राज्य में 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। उधम सिंह नगर में दोनों कोरोना मरीज मिले हैं और दोनों मरीज अल्मोड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 हो गई है, यानी कि 60 के पास पहुंच गई है, जिनमें से 36 लोग ठीक भी हुए हैं। जो राहत की बात यही कि रिकवरी रेट ठीक है उत्तराखंड में, लेकिन अब भी प्रदेश में 21 केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 57 केस सामने आ चुके हैं उत्तराखंड में। जिलेवार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा देहरादून में हैं 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरिद्वार में 2, नैनीताल में 2, उधम सिंह नगर में 3 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। रेड जोन के इन चारों जिलों में 16 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। तो पहले 3 जिले थे, लेकिन अब 4 जिले रेड स्पॉट में आ चुके हैं, हॉटस्पॉट में आ चुके हैं उत्तराखंड में। ऋषिकेश एम्स में तेजी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से बड़ी संख्या में एम्स के स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है, जिसके बाद अब इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। पहला मामला मुनि की रेती नगर पालिका ने अपनी सीमाओं के अंदर रह रहे 33 एम्स कर्मचारियों को घरों से बाहर न निकलने की अपील की है और उन्हें होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी है। ऐसे कर्मचारियों के घर के बाहर एक नोटिस भी चिपकाया गया है कि पूरा परिवार होम क्वारंटीन है, जिससे लोगों में एक सोशल डिस्टेंस बना रहे और नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी तरह का कोरोना संक्रमण न फैले। एहतियातन ये कदम उठाया गया है और इन सभी कर्मचारियों को परिवारों के साथ ही होम क्वारंटीन कर दिया गया है। ये स्थिति निकली है, यहाँ से कुछ लोग हमारे जो हैं आवश्यक सेवा के लोग हैं जो कि ऋषिकेश जा रहे हैं। तो जो प्रशासन द्वारा हमको लिस्ट उपलब्ध कराई गई है उसमें 38 लोग अभी चिन्हित किए गए हैं। तो वो वहाँ जा रहे हैं, एम्स में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें अभी रोकने के लिए तो कोई आदेश नहीं, वो जा रहे हैं। लेकिन उनके परिवार के लोगों को सेंसिटाइज किया गया है और उनको जो है होम क्वारंटीन करने की कार्रवाई भी चल रही है। और यहाँ की स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि 2 लोग आए थे बाहर से, एक मरीज और एक तीमारदार, जिनकी वजह से यहाँ पर संक्रमण फैला। रुड़की से खबर, जहाँ पर पुलिस ने 18 लोगों को कर्नाटक भेजा है। लॉकडाउन से पहले सभी लोग कलियर पहुंचे थे, जिसके बाद से यहाँ फंस गए थे। रुड़की के एक होटल में रुके थे ये सभी लोग। सिविल लाइन कोतवाली ने जानकारी दी और ये सभी अपने घर जाना चाहते थे। लगातार इन्होंने गुहार लगाई थी। इन सैलानियों को वापस भेजने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया। कर्नाटक के 18 लोग जो कि यहां पर घूमने आए थे, उन्होंने अपील की थी और जिसके बाद अब इंतजाम किया गया और फिर इन्हें वापस कर्नाटक के लिए रवाना किया गया है। कुल 18 लोग थे और जो कलियर पहुंचे थे, लॉकडाउन तभी अनाउंस हो गया और फिर ये कहीं नहीं निकल सके, फंस गए थे यहीं पर। पिछले 1 महीने से कलियर में मौजूद थे और इन्होंने प्रशासन से अपील की थी कि अपने घर को जाना चाहते हैं, जिसके लिए इंतजाम किए जाए। और सरकार
से मशवरा के बाद जब केंद्र सरकार की ओर से ये गाइडलाइंस मिले कि सैलानियों को भी उचित इंतजाम के साथ लाया और ले जाया जा सकता है, जिसके बाद इन लोगों को कर्नाटक भेजा गया है। चलिए बात अचानक मौसम में हुए बदलाव की कर लेते हैं। चमोली के नंदप्रयाग के पास राजबगठी गांव में बिजली गिरने की घटना कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें देखिए, खेतों के पास जंगल में बिजली गिरने के बाद धूल का गुबार उठता दिख रहा है। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे धूल का गुबार उठ रहा है। बिजली गिरी और उसके बाद विस्फोट की तरह की एक आवाज, जिसके बाद यहां पर धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। वहीं केदार घाटी में भी गुरुवार को जबरदस्त बारिश हुई और बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि के कारण लोगों का जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें वैसे मन को मोह लेने वाली ये तस्वीर है। केदार घाटी की ये तस्वीर है जहां पर एक बार फिर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज किया गया और जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो किसान हैं, काश्तकार हैं, बागवानी से जुड़े लोग हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। लेकिन मौसम लगातार खुशनुमा बना हुआ है। तो केदार घाटी की तस्वीर। पिथौरागढ़ में गुरुवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला, जिसके बाद शाम को बारिश के साथ यहां भी भारी ओलावृष्टि हुई है। लोगों को सड़कें देखिए जरा किस तरीके से सड़कों पर ओला ही ओला नजर आ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, बागवानी चौपट हो गई है और अब सरकार ये आकलन में जुटी है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। ऋषिकेश में भी अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। हालांकि बारिश के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लॉकडाउन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान और उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है, इसे लेकर राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय सब कमेटी का गठन किया है। ये सब कमेटी नुकसान के साथ रोजगार कैसे और सृजित किया जा सके, रोजगार के ऑप्शंस कैसे बढ़ाए जा सके, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। एक महीने से ज्यादा लंबे लॉकडाउन में न सिर्फ पूरा कामकाज ठप हुआ है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को लगभग 10,000 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश को लगभग सरकारी राजस्व के तौर पर 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटन, तीर्थाटन और छोटे बड़े उद्योगों की कमर ही टूट गई है। अब इसी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक कमेटी देखेगी कि अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है, साथ ही कैसे हम स्थानीय रोजगार पैदा कर सकते हैं। सभी चीजों को देखते हुए सभी पर फोकस किया जाएगा कि किस तरह से हम पर्यटन उद्योग को रिवाइव कर सकें, किस तरह हम राज्य के राजस्व को बढ़ा सकें, किस तरह एग्रीकल्चर को मजबूती दे सकें, किस तरह टैक्सेशन को ला करके उसको व्यवहारिकता उसकी देखते हुए राज्य में किस तरह से हम राज्य के राजस्व को बढ़ा सकते हैं, तमाम चीजों पर वार्ता की जाएगी। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उसके जल्द सुधरने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर सरकार की कोशिश है कि हालातों को सुधारा जाए। इसके लिए राज्य ने केंद्र से कई मामलों में अनुमति मांगी है कि प्रदेश में कुछ उद्योगों के साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी खोलने की बात की है, ताकि प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाया जा सके। कि हमें कोरोना से जंग जीतनी है, लेकिन साथ साथ आर्थिक रूप से भी हमें पुनः खड़ा होना है, उस जंग को भी जीतना है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम यहाँ के उद्योगपतियों के साथ बैठेंगे, उन्हें पूछेंगे कि आप नया क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं, राज्य में और अच्छा क्या आपको हम सुविधा दे सकते हैं, कि राज्य में किस प्रकार से आपका और हम लोग ध्यान रख सकते हैं सरकार की ओर से। तो ये सारी चीजें अब इस रूप में भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की पहले कोशिश थी कि कोरोना से लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन अब जो हालात सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब सरकार को अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों को नौकरी भी देनी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आर्थिकी का मुख्य स्रोत पर्यटन है और तीर्थाटन है। गतिविधियों को ही माना जाता है, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते ये दोनों ही सोर्स ठप पड़े हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग करे।
उत्तराखंड में हर साल चलने वाली चारधाम यात्रा पर्यटन और आर्थिकी का एक बड़ा स्रोत है। हजारों लोग इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन इस बार यात्रा पर ब्रेक लग जाने के कारण लोगों का कारोबार चौपट हो गया। खोखे खोमचे से लेकर होटल मालिक, टैक्सी मैक्सी संचालक परेशान हैं। होटलों की तो कई महीने आगे तक की बुकिंग कैंसिल हो गई है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पर्यटन कारोबारियों को घाटे से उबारने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करनी चाहिए। रोजगार लोगों को मिलता था वो भी समाप्त है, छोटे व्यापारी का व्यापार भी तबाह हो गया है। तो आप देख लीजिए क्या स्थिति इस प्रदेश के अंदर है। इसलिए हम राज्य सरकार से कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनजर वो केंद्र सरकार से एक आर्थिक पैकेज मांगने का काम करे। वहीं दूसरी ओर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। कोशिशें की जा रही हैं कि ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों में छूट दे दी जाए। होटलों की बिजली भी खर्च नहीं हुई है, पानी भी खर्च नहीं हुआ है, तो क्या क्या इसमें हो सकता है, ये बैठ करके मुख्यमंत्री जी के साथ हम बातचीत करेंगे और हम राहत देने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा समर्थन टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ है। हम चाहते हैं कि जो इसके व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, सबको कुछ न कुछ राहत दी जाए। बहरहाल कोरोना के इस काल में हर सेक्टर प्रभावित हुआ है, लेकिन पर्यटन कारोबार इसका सबसे पहला और बड़ा शिकार हुआ है। नुकसान का आप अंदाजा लगाइए कि अकेले 80 बंगलों वाले गढ़वाल मंडल विकास निगम को लॉकडाउन के इस पीरियड में 30 से 35 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उम्र 80, आंखों में चश्मा, फिर भी इनका जज्बा किसी से कम नहीं। देहरादून की निर्मला वाशिंगटन आज उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो कोरोना की लड़ाई में आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा रखते हैं। लक्ष्मण चौक की एमडीडीए कॉलोनी में रहने वाली निर्मला वाशिंगटन 79 साल की हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं है, आंखों से कम देख पाने के कारण सिलाई मशीन चला नहीं सकती। बावजूद इसके हाथों में सुई धागा लिए दिन रात घर के कपड़े उठाकर उनसे मास्क बना रही हैं। अब तक अपने मोहल्ले में 100 से ज्यादा मास्क बांट चुकी हैं। वहीं अब उनके इस जज्बे को देखकर मोहल्ले की महिलाएं अपने अपने घरों से मास्क बनाने के लिए कपड़ा देने लगी हैं। टीवी में देखा था, फिर मेरा बेटा 2 खरीद के लाया, फिर मैंने कही तो काट के फेंकने पड़ेंगे, तो मैंने कहा घर में अगर कपड़ा है थोड़ा बहुत तो मैं बना लेती हूँ। तो मिल गया मुझे कपड़ा, मैंने बनानी शुरू कर दी, उसी को देख के बाजार वाले को देख। निर्मला के एक बेटे हैं जो पेंटर का काम करते हैं, लेकिन काम भी मंदा चल रहा है और इसीलिए वो भी अपनी माँ की ही मदद करते हैं और स्थानीय लोग भी उनके काम की खूब तारीफ कर रहे हैं। करता हूँ सपोर्ट उनको ना, मम्मी को, लेकिन अब वही है, आंखों से दिखता नहीं है। अभी बल्कि ऑपरेशन करवाना था उनका, ये लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। एक आंख में मतलब वो है मोतिया, एक में जाला है। सोचा कि एक लॉकडाउन का भी पालन हो और क्या बोलते हैं अपने घर में रहें, और फिर जैसे जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं उन लोगों की एक मतलब सेफ्टी के पर्पज से ये मास्क लोगों को दिए जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क दिए जा रहे हैं, हम लोगों को भी दिया है ताकि कि परिवार बिल्कुल सही रहे, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में रहें। निर्मला जी भले इन बूढ़ी आंखों से कम देख पा रही हो, लेकिन उनका हौसला बेमिसाल है। कहते हैं अगर मंशा साफ हो और लगन पक्की हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। निर्मला जी ने इस बात को साबित किया है, जो उम्र के इस पड़ाव में भी अपने हाथों से ही मास्क बना रही हैं और कोरोना से इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में कैद हैं, लेकिन कुछ लोगों ने घर की चारदीवारी में ही एंटरटेनमेंट का रास्ता खोज निकाला है। उत्तराखंड के भीमताल में कुछ महिलाओं ने ऐसा ही अनोखा रास्ता तलाशा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है उत्तराखंड के भीमताल की रहने वाली दीपाली बिष्ट। दीपाली अपने बच्चों और पड़ोसियों के साथ मिलकर लॉकडाउन के बोरियत वाले लॉक को तोड़ने में जुटी है। दरअसल दीपाली ने अपने आंगन में रंग बिरंगी और मचलती मछलियों का ऐसा संसार बना डाला है जिसके इर्द गिर्द बच्चों से लेकर पड़ोसी तक सब रमे हुए हैं। और ये संसार है आपके एक्वेरियम में सजने वाली इन खूबसूरत मछलियों का। एक्चुअली लॉकडाउन था, सोचा कि घर में बैठे बैठे क्या करें, और ज़मीन भी हमारे पास थी तो हमने सोचा इसका यूज़ करें।
तो हमारे नेबर हैं पतियाल जी, वो फिश में उसमें साइंटिस्ट हैं, तो वो इसी चीज़ का रिसर्च करते हैं। तो हमने उनकी हेल्प ली और हमने सोचा घर में बैठे बैठे कुछ ऐसा करें जिससे कुछ हमारे लिए टाइम पास भी हो जाए। दरअसल एक्वेरियम को खूबसूरत बनाने वाली मछलियों का बेहतरीन मार्केट है और उत्तराखंड में ऐसी मछलियां पूर्वोत्तर के राज्यों से आती हैं। और यही बात दीपाली को उनके पारिवारिक मित्र और डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पतियाल समझाने में सफल रहे। पड़ोस में काफी लोग रहते हैं, हम प्रशिक्षण भी इन लोगों को लगातार दे रहे हैं। तो मैंने इनको प्रमोट किया कि आप लॉकडाउन पीरियड में हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इनको बताया और उसी हिसाब से इन लोगों ने आज हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिश पॉन्ड बनाया है। आशा है इसको हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। दरअसल इन रंगीन मछलियों का वास्तु, ज्योतिष और धर्म के मुताबिक बड़ा महत्व है। घर के भीतर इनकी मौजूदगी शुभ मानी जाती है और दीपाली और उनके पड़ोस में ये मछलियाँ अभी से कमाल दिखाने लगी हैं, क्योंकि घर में बोर हो रहे बच्चों से लेकर महिलाएं तक खूब एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि उनका पूरा दिन इसी तालाब के इर्द गिर्द निकल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए भीमताल से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।